वीडियो फ्रांस की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली के अंदर का है। इसमें विपक्षी सांसद फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न को हूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हूट करने के बाद वे फ्रांस का राष्ट्रगान ला मार्सियेज गाते हैं, मगर इससे प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संविधान से मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर पेंशन रिफॉर्म बिल को आगे बढ़ा देती हैं और इसी के साथ महीनों से उबल रहा फ्रांस और बिफर उठा है। देश के कई बड़े शहरों में जनता सड़कों पर उतर आई है। संसद के अंदर और बाहर बवाल मचा हुआ है। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों तरफ के नेता बिल का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इसे जरूरी बताकर लोगों का गुस्सा टालने की कोशिश में जुटे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि पूरी सरकार कभी भी गिर सकती है। आज की बड़ी खबर में फ्रांस में चल रहे प्रोटेस्ट की कहानी हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे मैक्रोन का पेंशन रिफॉर्म बिल आखिर है क्या और इसने पूरे फ्रांस में आग क्यों लगा दी है। सुर्खियों में बात होगी, लीबिया से गायब हुआ यूरेनियम कहां मिला, इजराइल में राष्ट्रपति ने सिविल वॉर की चेतावनी क्यों दी और साइक्लोन फ्रेडी ने मलावी और मोजाम्बिक की क्या हालत कर दी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। यूरोप के सबसे विकसित और सबसे उदार माना जाने वाला फ्रांस अस्त व्यस्त चल रहा है। पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट और हड़ताल दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। अलग अलग सेक्टर्स के कामगार अपनी ड्यूटी छोड़कर सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले राजधानी पेरिस में सफाई कर्मचारियों ने भी काम बंद करने का ऐलान किया था। इसके चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेरिस की सड़कों पर 7 लाख क्विंटल से अधिक वजन का कचरा सड़ रहा है। इसके अलावा कई और सेक्टर्स में चल रही हड़ताल के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 16 मार्च को इस आग में सरकार ने उस समय घी डालने का काम किया जब उसने पेंशन रिफॉर्म बिल को वोटिंग के बिना पास कर दिया। फ्रांस में चल रहे बवाल का कारण यही पेंशन रिफॉर्म बिल है। 16 मार्च को फ्रांस में लगभग 17 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। उनका गुस्सा इसे लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है। 16 मार्च को ही संसद की कार्यवाही के दौरान पेरिस के मुख्य चौराहे पर आगजनी की गई। पुलिस ने 70 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया है। प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। हालांकि प्रोटेस्ट सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं रहा है। कई और शहरों में भी पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं। इन सबके बीच ट्रेड यूनियंस ने भी प्रोटेस्ट में शामिल होने की घोषणा कर दी है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसका दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बिल से पूरा फ्रांस क्यों नाराज है। इसका जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 16 मार्च को क्या हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या है। मई 2017 से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन देश के अंदर पेंशन से जुड़े नियमों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्लान रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और कुछ सुविधाओं को घटाने का है। मकसद ये कि इससे सरकारी खजाने में होने वाली कमाई और खर्च को बैलेंस किया जाए। 2019 में उन्होंने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया, जिसका विरोध हुआ। फिर जनवरी 2020 में कोरोना महामारी आ गई, तब इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मई 2022 में मैक्रोन ने लगातार दूसरा राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। उन्होंने पेंशन बिल को बाहर निकाला। इसको पास कराने के लिए संसद का अप्रूवल जरूरी था। जून 2022 में नेशनल असेंबली का चुनाव हुआ। इसमें मैक्रोन की पार्टी अब बहुमत हासिल करने से पीछे रह गई। उन्हें बहुमत के लिए दूसरी पार्टियों से हाथ मिलाना पड़ा। हालांकि वे कई मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत नहीं थे। इसी वजह से मैक्रोन को अपने एजेंडे पर चलना मुश्किल हो रहा था। 16 मार्च को पेंशन रिफॉर्म बिल को फ्रांस की संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाना था। ऊपरी सदन सेनेट में बिल आसानी से पास हो गया, मगर निचले सदन यानी नेशनल असेंबली में विरोध की आशंका थी। इसलिए राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रधानमंत्री बॉर्न ने विशेष अधिकार के इस्तेमाल का फैसला लिया। फ्रांस के संविधान के आर्टिकल 49(3) में एक विशेष व्यवस्था है। इसके तहत अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वो कैबिनेट की मंजूरी से किसी बिल को बिना वोटिंग के पास करा सकते हैं। सामान्य स्थिति में किसी बिल पर नेशनल असेंबली के सभी सदस्य वोटिंग करते हैं, यानी अपनी राय दर्ज कराते हैं। अगर बहुमत पक्ष में वोट करता है तो बिल पास हो जाता है। अगर ज्यादा सदस्य विरोध में हुए तो बिल लटक जाता है। जैसे ही 49(3) लागू होता है, वोटिंग की जरूरत खत्म हो जाती है। 16 मार्च को सरकार ने यही किया। प्रधानमंत्री बॉर्न ने यही कहा कि हम पेंशन के भविष्य पर कोई जोखिम नहीं ले सकते, ये सुधार जरूरी है। On ne peut pas faire de paris sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire.
aussi parce que je suis attachée à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. तो क्या अब इस फैसले को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती? ऐसा नहीं है। संविधान में इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए दो विकल्प हैं। पहला विकल्प ये कि राष्ट्रपति नेशनल असेंबली को भंग करके नए संसदीय चुनाव की घोषणा कर दें, इसकी संभावना कम है। दूसरे विकल्प के तहत बिल का विरोध करने वाले सांसदों के पास सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार है। उनके पास इसका आवेदन करने के लिए 24 घंटे का समय है। विपक्षी नेता मरीन लापेन ने इसका ऐलान भी कर दिया है। पेन ने कहा कि सरकार लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का दमन कर रही है। Mais bien sûr, c'est inadmissible, évidemment, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas, comme c'est normalement la nature du 49.3, de forcer la majorité. Il s'agit d'empêcher l'expression de la volonté du peuple français au travers de ses représentants. Ils n'ont pas réussi à trouver une majorité, parce qu'ils étaient mauvais. Cette réforme était injuste, mal préparée, mal conçue, mal présentée. Et jusqu'au bout, ça a été comme ça. Et bien, dans ces conditions, lorsqu'on est confronté à un vote potentiellement contre, ce qui aurait été évidemment le cas, on retire, voilà, on retire. Parce qu'encore une fois, c'est ça la démocratie. पेंशन रिफॉर्म बिल के साथ साथ मौजूदा सरकार का भविष्य भी इसी अविश्वास प्रस्ताव पर टिका है। अगर ये प्रस्ताव पास हुआ तो बिल रुक जाएगा और सरकार गिर जाएगी। अगर अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया तो बिल अपने आप पास मान लिया जाएगा, सरकार भी बची रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि अविश्वास प्रस्ताव के पास होने की संभावना कितनी है। विपक्ष के प्रस्ताव को पास कराने के लिए नेशनल असेंबली में 287 वोट चाहिए। मैक्रोन की पार्टी के सबसे बड़े सहयोगी ले रिपब्लिकन्स ने बिल का विरोध किया, हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ है। जानकारों का कहना है कि इस प्रस्ताव के पास होने की संभावना बहुत कम है, यानी पेंशन रिफॉर्म बिल तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगा, उसको रोकना मुश्किल है। बहुत संभावना है कि मैक्रोन सरकार राजनीतिक चुनौती को आसानी से पार कर लेगी, लेकिन जनता की नाराजगी से पार पाना उनके लिए खासा मुश्किल होने वाला है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जनता इस रिफॉर्म बिल से आखिर इतनी नाराज क्यों है। इसके कारण भी बता देते हैं। नए बिल के तहत फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 64 साल कर दी जाएगी। मौजूदा समय में रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है। सरकार इसे धीरे धीरे बढ़ाना चाहती है। प्लान के मुताबिक सितंबर 2023 से हर साल रिटायरमेंट की उम्र में 3-3 महीने की बढ़ोतरी की जाएगी। 64 साल वाला नियम 2030 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। कामगारों को फुल पेंशन पाने के लिए 43 साल तक नौकरी करना अनिवार्य होगा। मौजूदा समय में ये लिमिट है 42 साल की। रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी और गैस डिपार्टमेंट में काम करने वालों के लिए विशेष व्यवस्था है। इन सेक्टर्स में रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन स्कीम बाकियों से अलग है। नए बिल में सरकार इन पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार का तर्क यह है कि समय के साथ लोगों की औसत उम्र बढ़ रही है, यानी लोग लंबे समय तक पेंशन उठा रहे हैं। इसका असर खजाने पर पड़ रहा है। 2000 में 10 रिटायर्ड लोगों के पेंशन का खर्च 21 कामगार मिलकर उठाते थे। 2020 में भार 17 कामगारों पर पड़ने लगा। 2070 में भार 12 कामगारों पर आ जाएगा। उस समय तक पेंशन पाने वालों की संख्या वर्किंग पॉपुलेशन की तुलना में 3 गुना हो जाएगी। ये भार कम करने के लिए सरकार रिटायरमेंट की उम्र और पूरी पेंशन पाने के लिए काम करने का समय बढ़ाना चाहती है। लोग जितने समय तक काम करेंगे उतने समय तक उन्हें वेतन का एक हिस्सा यानी सरकार का हिस्सा जमा करना होगा। इसी पैसे से सरकार रिटायर्ड लोगों को पेंशन देती है। फ्रांस की लेबर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से पेंशन स्कीम में हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी बढ़ेगी। इससे कमाए वाली आबादी को मदद देने में आसानी होगी। ये तो हो गया सरकारी तर्क। फ्रांस में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 65% से अधिक फ्रेंच नागरिक पेंशन रिफॉर्म बिल के खिलाफ हैं। क्यों? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं, एक एक कर सबको जान लेते हैं। नंबर 1, हेल्थ फैक्टर।
वर्किंग क्लास को मुख्य तौर पर 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी में वैसे कामगार आते हैं जो मैनेजरियल काम करते हैं, उन्हें वाइट कॉलर वर्कर्स भी कहा जाता है। वे शारीरिक ताकत की बजाय अपने दिमाग का अधिक इस्तेमाल करते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है ब्लू कॉलर वर्कर्स की। इस कैटेगरी के कामगार शारीरिक श्रम करते हैं, मसलन माइनिंग, सफाई कर्मचारी, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूर आदि। इनका काम ज़्यादा जोखिम वाला होता है। उम्र के साथ उनके काम करने की क्षमता घटती जाती है। ब्लू कॉलर वर्कर्स की औसत उम्र दूसरे सेक्टर्स के कामगारों की तुलना में कम होती है। अधिक उम्र तक शारीरिक मेहनत का असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसके कारण उनकी औसत उम्र और कम हो सकती है। नए बिल के लागू होने के बाद उन्हें ज़्यादा समय तक काम करना होगा, लेकिन वे पेंशन का ठीक से लाभ नहीं उठा पाएंगे। नंबर 2, वैकल्पिक रास्ता। रिफॉर्म बिल के विरोधियों का कहना है कि सरकार के पास पेंशन स्कीम का पैसा बढ़ाने के कई रास्ते हैं। मसलन सरकार लोगों की सैलरी बढ़ा सकती है, वो अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स ले सकती है, प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियों का भी टैक्स बढ़ाया जा सकता है। ये ज़्यादा सेफ है, उदार विकल्प है, लेकिन मैक्रोन ने रास्ता लेने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि इससे मार्केट में कॉम्पिटिशन पर असर पड़ेगा। इसके चलते अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। मैक्रोन राजनीति में आने से पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। इसी वजह से आरोप लग रहे हैं कि वो अमीरों की गोद में खेलने वाले राष्ट्रपति बनकर रह गए हैं। वे आम जनता के खून से अमीरों का अकाउंट सींच रहे हैं। नंबर 3, सरकारी जिद। सरकार पेंशन रिफॉर्म बिल को लेकर जिद पर अड़ी हुई है। मैक्रोन का कहना है कि वो किसी भी हालत में से पीछे नहीं हटेंगे। ये उनका दूसरा कार्यकाल है, वो लगातार तीसरा चुनाव नहीं लड़ सकते। फ्रांस में राष्ट्रपति और संसद का चुनाव अलग अलग होता है। संसद के भंग होने से उनकी कुर्सी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैक्रोन तमाम तिगड़म भिड़ाकर इस बिल को पास कराना चाहते हैं। संविधान से मिली विशेष शक्ति के इस्तेमाल के जरिए उन्होंने अपनी मंशा को भी साफ कर दिया है। दूसरी तरफ बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहा धड़ा रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल करने की मांग कर रहा है। इस धड़े का आरोप है कि सरकार लोगों को मशीन समझ रही है, वो अधमरा होने तक लोगों से काम कराना चाहती है। अब ये चलेगा नहीं। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के सहारे अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कौन सही है, कौन गलत है, इस पर लंबी बहस की गुंजाइश है। बहस होगी भी, लेकिन इसने पूंजीवाद का एक बेहद क्रूर हिस्सा हमारे सामने लाकर रख दिया है। इस हिस्से में मानवतावादी पहलुओं के लिए कोई जगह नहीं बचती। इन सब के बावजूद फ्रांस के प्रोटेस्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार को भी पुष्ट किया है। ये किसी भी लोकतंत्र की सफलता की सबसे बड़ी शर्त है कि वहाँ की जनता अपनी राय रखने में कितनी सफल है। इसका इतिहास क्या है? फ्रांस में प्रोटेस्ट का इतिहास सदियों पुराना है। पहले बड़े विद्रोह का उदाहरण 1789 का है, जब फ्रांस की जनता ने तत्कालीन राजा लुई 16 को गद्दी से उतार दिया था। 1864 में फ्रांस में लोगों को हड़ताल का अधिकार मिला। इसके तहत वर्कर्स बिना किसी पूर्व सूचना के काम बंद कर सकते हैं। यूरोप के अधिकतर देशों में इसके उलट व्यवस्था है। वहाँ हड़ताल करने से पहले नोटिस देना होता है। फ्रांस में बिना नोटिस दिए लोग हड़ताल पर जा सकते हैं। 1968 के साल में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया। सरकार ने उन्हें दबाने के लिए हिंसा की। वर्कर्स ने इसका विरोध किया। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। जल्द ही प्रोटेस्ट का मजमून बदल चुका था। अब वे न्यूनतम मजदूरी और दूसरी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की मांग करने लगे। सरकार को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़ा। इसके बाद भी फ्रांस में कई ऐसे प्रोटेस्ट हुए जिसमें सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। हालिया उदाहरण 2018 का है। उस समय कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ येलो वेस्ट मूवमेंट शुरू हुआ। आगे चलकर इसमें और भी विषय जुड़ते गए। इस प्रोटेस्ट में 30 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। येलो वेस्ट कई देशों में प्रोटेस्ट का सिंबल भी बन गया। पेंशन रिफॉर्म बिल को लेकर चल रहा विरोध फ्रांस में क्रांति की इसी परंपरा का एक जरूरी हिस्सा है। इसका नतीजा फ्रांस समेत पूरी दुनिया में लोकतंत्र का चरित्र तय करने वाला है। अब ये भी जान लेते कि इस प्रोटेस्ट में नया क्या हुआ। राष्ट्रपति मैक्रोन ने आर्टिकल 49(3) के इस्तेमाल को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि इसका आर्थिक नुकसान कहीं ज्यादा था। देश के अधिकतर ट्रेड यूनियंस ने हड़ताल में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि वे सारा काम रोक देंगे। इसके कारण फ्रांस के ठप पड़ने की आशंका बढ़ गई है। फ्रांस के हालात पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। इससे जुड़े अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी लिबिया से है। लिबिया से गायब हुआ 2.5 टन यूरेनियम मिल गया है। ईस्टर्न लिबिया की सेना ने कहा कि सभी 10 कंटेनर्स को चाद की सीमा के पास बरामद किया गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA इस दावे की पुष्टि में जुटी हुई है। इससे पहले एजेंसी के इंस्पेक्टर्स ने यूरेनियम के कच्चे माल की चोरी की जानकारी दी थी। यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है। इसके कच्चे माल से बहुत खतरा नहीं, लेकिन एक तय सीमा तक रिफाइन करने के बाद इससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। चोरी हुआ यूरेनियम रिफाइन नहीं हुआ था। हालांकि ये खतरा ज़रूर था कि ये कच्चा माल गलत लोगों या संगठनों के हाथ में पड़ सकता है, जिसके कारण पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। ये यूरेनियम मुअम्मर गद्दाफी के शासन के समय लाया गया था।
अक्टूबर 2011 में गद्दाफी की हत्या कर दी गई। इसके बाद से लिबिया अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। ट्रिपोली में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार चलती है, जबकि पूर्वी लिबिया में खलीफा हफ्तार की लिबियन नेशनल आर्मी का कब्जा है। इन्हें रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप का सपोर्ट मिला हुआ है। जिस इलाके में यूरेनियम रखा था वहां ना तो ट्रिपोली और ना ही LNA का नियंत्रण है। हालांकि वहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को निगरानी रखने में मुश्किल जरूर आती है। गायब यूरेनियम की वापसी सुखद तो है, लेकिन इसने भविष्य के लिए कई चिंताएं जरूर पैदा कर दी हैं। मसलन इस खतरनाक तत्व की सुरक्षा की गारंटी क्या है? क्या इससे पहले भी ऐसी चोरी हुई है जिसका अभी तक पता नहीं चल सका है? ऐसी स्थिति में इस दुनिया के सामने क्या रास्ता होगा? जिम्मेदार संस्थाओं और सरकारों को इन सवालों के जवाब लेकर सामने आने की जरूरत है। वैसे अगर आप लिबिया के यूरेनियम स्टॉक के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो 16 मार्च का दुनियादारी आप देख सकते हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी सुर्खी इजराइल से है। מי שחושב שמלחמת אחים של ממש, של חיי אדם, היא גבול שלא נגיע אליו, אין לו מושג. ये बयान है इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्ज़ोग का। 15 मार्च को दिए गए संबोधन में हर्ज़ोग ने नेतन्याहू सरकार से अपील की कि वे न्यायिक सुधार की योजना पर फिर से विचार करें। इसी प्लान के कारण पिछले 3 महीनों से इजराइल में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 15 मार्च को तेल अवीव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की फिर से भिड़ंत हुई। राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने इस टकराव को रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। מי שחושב שמלחמת אחים של ממש, של חיי אדם, היא גבול שלא נגיע אליו, אין לו מושג. המתווה שאותו אני מציג היום הוא שביל זהב שמכנס באופן ראוי, הגון, מאוזן ובונה את התפיסות, האמונות, הדאגות והחששות. הוא משקף את מרחב ההסכמות והמכנה המשותף הגדולים ביותר. זה לא מתווה הנשיא, זה מתווה העם. כבר אמרתי, אם רק צד אחד ינצח, מדינת ישראל תפסיד. במתווה הזה אין צד מנצח ואין צד מפסיד. זה מתווה שכל כולו ניצחון למדינת ישראל. שהמתווה אמור להוות בסיס לחקיקה חדשה שתחליף את ההצעה הקיימת בהצעה, בעקרונות, כבסיס לדיון מעמיק, ראוי ונכון שיוכרע בכנסת. המתווה הזה מחזק את הכנסת, מחזק את הממשלה, מחזק את מערכת המשפט, ומעל הכל מחזק את מדינת ישראל. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति के सुझावों को तुरंत खारिज कर दिया। उनका कहना है कि सुधार लोकतंत्र के लिए जरूरी है और इससे पीछे हटने की बात बेकार है। नेतन्याहू सरकार सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम करने और जजों की नियुक्ति पर नियंत्रण रखने वाला बिल लेकर आई है। इसी के खिलाफ जनता सड़कों पर है। 16 मार्च को उन्होंने ब्रिटेन और जर्मनी के दूतावास के सामने भी प्रदर्शन किया। दरअसल नेतन्याहू इस समय जर्मनी और ब्रिटेन के दौरे पर हैं। प्रदर्शनकारी बाहरी दबाव की उम्मीद में ऐसा कर रहे हैं, हालांकि इससे सरकार की सोच में किसी तरह के फर्क की संभावना नहीं के बराबर है। तीसरी और अंतिम सुर्खी है मलावी से। मलावी ईस्ट अफ्रीका का एक देश है। यहाँ साइक्लोन फ्रेडी से भयंकर तबाही की खबर है। इस तूफान ने 37 दिनों तक तबाही मचाई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके कारण मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर जैसे देश बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। मलावी में अब तक 300 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हज़ारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। हालात इतने ख़राब है कि प्रभावित इलाकों में लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कई इलाकों में बिजली चली गई है। बारिश और बाढ़ के हालातों के बीच कई सड़कें ज़मीन में समा गई हैं और सड़क की जगह पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। तेज़ बारिश की वजह से पहाड़ों में जमी मिट्टी कीचड़ बन गई है, जो बहकर रिहायशी इलाकों में आ रही है। ये कीचड़ लोगों के घरों में भी जा रहा है। तूफान का सबसे ज़्यादा असर ब्लैंटायर शहर के आसपास देखा गया है। सरकार क्या कर रही है? मलावी सरकार ने करीब 30 आपातकालीन शिविर लगाए हैं। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा भी की गई है। सेना राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। सरकार के दावों के अंदर ग्राउंड पर हालात कुछ और नजर आते हैं। अल जजीरा की संवाददाता फहमीदा मिलर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लोग खुद ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई रेस्क्यू टीम या पुलिस मदद के लिए मौजूद नहीं है। लोग मलबे से अपने करीबियों के शवों को निकाल रहे हैं। मलावी की आबादी लगभग 2 करोड़ है। ये देश इस समय हैजा से भी जूझ रहा है। ये तूफान उनके लिए दोहरी मुसीबत लेकर आया है। मलावी के राष्ट्रपति लजारस चक्वेरा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई है।
द लंदन टॉप प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। हमें उम्मीद है कि जिम्मेदार संस्थाएं अफ्रीकी देशों की तरफ भी ध्यान देंगी। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लंदन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।